ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटम 2024 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के टॉपिक से है। आज की इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये 100% सॉल्व करवा दूं। पूरा ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला मैंने सॉल्व करा हुआ हो। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है, वहीद इंडस्ट्रीज लिमिटेड WIL produces a single product. It is in the process of preparing its budget for the year ending 31st of August 2025. 31 दिसंबर 2025 वाला जो साल है, 31 दिसंबर 2025 वाला जो साल है उसका जो बजट है वो बनाया जा रहा है, और उसके बारे में जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ठीक है जी। आगे सवाल कहते हैं, एन एनालिसिस ऑफ WIL's परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इज प्रोवाइडेड बिलो। करंट ईयर यानी कि 2024 वाला साल होगा, क्योंकि बजट जो है वो अगले साल के शुरू में बनाया जाता है, तो 2025 का अगर बजट बनाया जा रहा है तो वो अगला साल होगा। द सेल्स वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 90,000 यूनिट्स टू 100,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो आने वाला साल है इसमें 1 लाख यूनिट्स की सेल्स होगी। ये जो 90,000 यूनिट्स दिए हुए हैं ये पिछले साल के दिए हुए हैं। ठीक है। देखें सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर अ बजटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of August 2025 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रिकंसाइल नेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये आपके पास जो यूनिट्स दिए हुए हैं ये 2025 के हैं, यानी कि जिस साल का आपको बजट बनाना है। और इससे जो पिछला साल गुजरा है उसमें 90,000 यूनिट्स जो हैं वो बनकर बिके थे। द सेल्स प्राइस विल बी इंक्रीज टू रुपीज 1200 पर यूनिट। जो सेलिंग प्राइस होगी वो 1200 पर यूनिट होगी। तो एक चीज़ तो बड़ी आसान हो गई कि आप चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग करें चाहे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करें, आपका जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो कैसे आएगा। आपका सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा 1,100,000, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस जो कि 1200 है। ठीक है जी। तो ये 1,200,000,000 होगा, यानी कि 120 मिलियन होगा, और यहाँ पर भी ये 120 मिलियन होगा। ये मैंने एक वर्किंग आप लोगों के साथ कर दी है कि आपका जो सेल्स रेवेन्यू होगा इस पर्टिकुलर ईयर का, जिस साल की हम वर्किंग कर रहे हैं, जिस साल की हम बात कर रहे हैं, उस साल का सेल्स रेवेन्यू जो है वो कितना होगा। सो सेल्स रेवेन्यू जो है वो आप नंबर ऑफ यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है, टू अचीव द इंक्रीज इन सेल्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस विल बी इंक्रीज्ड बाई रुपीज 2 मिलियन। जो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं वो 2 मिलियन से इंक्रीज हो जाएंगे। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस विल इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 100 टू रुपीज 110 पर यूनिट। यानी कि यहाँ पर हमसे जो है ना वो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात हो रही है। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं उसमें से हम ये देख लेते हैं, वर्किंग कर रहे हैं अभी हम। तो वर्किंग में हम जो एक चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि आपकी जो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं करंट ईयर के, यानी कि मौजूदा साल के, यानी कि जिस साल का आप बजट बना रहे हैं उस साल के, अगर वेरिएबल की बात करूँ ना तो वो हैं 110 रुपये पर यूनिट। 110 रुपये पर यूनिट अब। ठीक है जी। और हमने कितने यूनिट्स जो हैं वो बेचे हैं इस बार, 1 लाख यूनिट्स बेचे हैं ना। तो अगर आपने 1 लाख यूनिट्स बेचे हैं तो इस साल का जो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा वो 1 लाख यूनिट्स को आप 110 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 110,000,000,000। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि 11 मिलियन। देखें, जितने आपने यूनिट्स बेचे, आपकी वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट यूनिट सोल्ड से लिंक्ड होती है, और जितने आपने यूनिट्स बेचे उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट कॉस्ट से, तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी मेंशन्ड है। आपके सवाल में वो लिख रहा है कि इस साल की जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो 110 होगी। 100 जो लिखी हुई है वो पिछले साल की लिखी हुई है। As a result, total selling and admin expenses will increase from 15 million to rupees 19 million। वो बोलता है कि लास्ट ईयर जो वेरिएबल जो सेलिंग एंड एडमिन का खर्चा था वो 15 मिलियन था। लास्ट ईयर जो खर्चा था वो 15 मिलियन था, और इस साल ये टोटल खर्चा 19 मिलियन हो जाएगा। इस साल ये टोटल खर्चा 19 मिलियन हो जाएगा।
देखिए वो कहता है कि पिछले साल 15 मिलियन का खर्चा था, इस साल 19 मिलियन हो जाएगा। अच्छा, इस साल का जो 19 मिलियन है उसमें से वेरिएबल कितना है? उसमें से वेरिएबल 11 मिलियन है, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब इस साल का फिक्स कितना है? इस साल का फिक्स कितना है? अगर 19 मिलियन टोटल है और 11 मिलियन वेरिएबल है, तो इसका मतलब इस साल का जो फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन का खर्चा है वो 8 मिलियन है। अच्छा सर, पिछले साल का क्या होगा? देखो पिछले साल का उसने लिखा है कि वेरिएबल 100 रुपये पर यूनिट था, और पिछले साल के 90,000 यूनिट्स थे। तो अगर 90,000 यूनिट्स थे तो 9 मिलियन, लास्ट ईयर का 9 मिलियन वेरिएबल होगा। 90,000 को मल्टीप्लाई कर दो 100 रुपये पर यूनिट से। और अगर 15 मिलियन टोटल है और 9 मिलियन वेरिएबल है, तो पिछले साल का 6 मिलियन क्या होगा? पिछले साल का 6 मिलियन क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ठीक है। और यही बात इसने दूसरे लफ्जों में भी लिखी हुई थी कि आपकी जो सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपके जो सेलिंग और एडमिन के खर्चे हैं वो 2 मिलियन से इंक्रीज हुए हैं, जो फिक्स वाले हैं। ठीक है, टू अचीव द इंक्रीज इन सेल्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस विल बी इंक्रीज बाय 2 मिलियन। तो आप ये देख रहे हैं कि ये भी मैच कर रहा है, ये भी 2 मिलियन से ही इंक्रीज हुआ है। तो मुख्तलिफ तरीकों से ये वर्किंग्स या ये अमाउंट्स हमसे टेली हो रही हैं। ये हमारी सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस की वर्किंग थी। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इस साल के यूनिट सोल्ड हैं 1 लाख। इस साल की वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन की कॉस्ट है 110। तो 1 लाख को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस स्पेसिफिक साल की 11 मिलियन रुपए की वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। फिर सवाल में ये भी लिखा हुआ है कि इस साल की टोटल सेलिंग एंड एडमिन की कॉस्ट, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल है, वो 19 मिलियन है। 19 में से 11 निकाल दें तो आपके पास इस साल की 8 मिलियन की फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन की कॉस्ट आ जाएगी। फिर सवाल ये भी कहता है कि पिछले साल की ये 15 मिलियन थी, तो पिछले साल का अगर टोटल 15 मिलियन था, और पिछले साल अगर आपने 90,000 यूनिट्स बेचे थे और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपये थी, तो पिछले साल की वेरिएबल ये जो वैल्यू आई है ये कैसे आई है? 90,000। पिछले साल के यूनिट्स कितने थे? 90,000। पिछले साल के यूनिट्स कितने थे? 90,000। और पिछले साल की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट थी 100 रुपये। तो 90,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 मिलियन आ गया। 15 टोटल है, 9 वेरिएबल है, तो बाकी बचा हुआ 6 फिक्स्ड होगा। और अगर आप देखते हैं तो फिक्स में जो इंक्रीज है वो भी 2 मिलियन का है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमने ये देख लिया भाई, पॉइंट नंबर 1 में क्या है, पॉइंट 2 में क्या है, पॉइंट 3 में क्या है। क्या यहाँ तक कोई क्लियर, कोई बात अगर ऐसी है जो क्लियर नहीं है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने 3 पॉइंट्स अभी तक जो है वो आप लोगों के सामने डिस्कस करें, और उसकी रेलेवेंट जो भी वर्किंग्स हो सकती हैं वो वर्किंग्स आपके साथ करी हुई हैं। ठीक है जी। फर्दर आगे चलें भाई। चले जी, फर्दर आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल्स विल बी परचेज्ड एट ₹315 पर केजी, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 5% ओवर द प्रीवियस ईयर। वो ये कहता है कि इस बार हम अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो 5% पिछले साल से कंपैरिजन में महंगे दाम पर आएगा, और वो 315 का होगा। अब 2 साल जिनकी बात हो रही है ना, वो है साल 2024 और साल 2025। वो ये कहता है कि मैं इस साल जो रॉ मटेरियल खरीदूंगा वो पिछले साल से 5% महंगा होगा, इसलिए क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है ना वो भी अच्छी होगी। ठीक है जी। ये 2 बातें उसने लिखी हैं। सही है जी। तो अगर अगर इस साल की जो कॉस्ट है वो 315 रुपये पर केजी है, और वो कॉस्ट जो इस साल की है 315 रुपये केजी, वो पिछले साल से 5% ज्यादा है। पिछले साल से 5% ज्यादा है। मिसाल के तौर पे पिछले साल कोई चीज़ 100 की थी, तो इस साल मैं वही चीज़ 105 रुपये में खरीद रहा हूँ। अगर 5% ज्यादा है तो पिछले साल 1 केजी रॉ मटेरियल कितने का होगा वो मालूम करने के लिए आप 315 को 105 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी। क्योंकि ये 315 जो है वो 105% है ना, तो 315 डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 100 अगर करते हैं तो ये 300 बन जाता है। इसका मतलब पिछले साल रॉ मटेरियल का 1 किलो 300 रुपये का आ रहा था, इस बार 315 रुपये का आ रहा है। 5% महंगा खरीद रहा हूँ मैं। पहले मैं जो चीज़ 300 रुपये में खरीद रहा था, अब वही चीज़ मैं 315 रुपये में खरीदता हूँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। Better quality raw material will be purchased at ₹315 per kg, which is an increase of 5% over the previous year. अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा जो कि पिछले साल से 5%
ज़्यादा महंगा है। और इस साल अगर 315 का है तो पिछले साल जो है वो 300 का होगा। 315 को आपने 105 से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई करना है। फिर लिखा हुआ है दिस विल रिड्यूस कंजम्पशन बाई 8% टू 1.38 पर के जी, 1.38 के जी पर यूनिट। अच्छा देखें, एक तो ये प्राइस हो गई, 1 किलो कितने का आता है, ठीक है ना, ये क्या है, रुपीस पर किलो। फिर दूसरी चीज है केजी पर यूनिट। वो बोलता है कि क्योंकि अब ये अच्छी क्वालिटी का होगा तो अब 1 यूनिट बनाने के लिए 1.38 केजी इस्तेमाल होगा। दिस विल रिड्यूस कंजम्पशन बाय 8% टू 1.38 केजी पर यूनिट। क्योंकि अब मैं अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो 1 यूनिट में 1.38 किलो लगेगा। 1 यूनिट पे 1.38 किलो इस्तेमाल होगा। और उसने ये भी लिखा कि ये पिछले साल से 8% कम है। यानी कि अगर पिछले साल 100 था तो ये कितना है, 92 है ना। पिछले साल से 8% कम है। अगर पिछले साल 100 किलो इस्तेमाल होता था, इस साल 92 किलो इस्तेमाल हो रहा है। 100 से अगर रिलेट करें तो ये 92 हिस्से हैं। कोई चीज़ अगर 8% कम है, पहले वो अगर 100 थी और 8% कम है तो वो अब 92 हिस्से हैं। तो उसने बोला कि अब 1 यूनिट पर 1.38 केजी लगेगा जो कि पिछले साल से 8% कम है। तो पिछले साल कितना होगा ये भी अगर हमें ढूंढना हो, 1.38 को हम 92 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम करते हैं ज़रा, 1.38 डिवाइडेड बाई 92 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये बन जाता है 1.5। ठीक है जी, ये बन जाता है 1.5। 1.38 को 92 से डिवाइड किया और फिर 100 से किया मल्टीप्लाई। 1.38 को 92 से डिवाइड किया और फिर किया 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 1.5 आ गया। और क्या लिखा हुआ है, ये हमने पॉइंट नंबर 4 कवर कर लिया। पॉइंट नंबर 4 में दो बातें कवर करी कि भाई रेट पर क्या चेंज आया, और दूसरी बात जो कवर करी वो ये कवर करी कि हमारी जो क्वांटिटी है उस पर किस तरह का चेंज आया। वेजेस विल बी इंक्रीज फ्रॉम 300 पर आवर टू 350 पर आवर। जो एक लेबर की या मजदूर की तनख्वाह है वो पहले 300 थी, अब वो 350 हो गई। The labor union has assured that this incentive will improve labor efficiency and reduce labor time from 1 hour to 0.9 hours per unit। बड़ा आसान सा उसने आपको लेबर के बारे में चीज़ें बता दी। उसने बोला पहले मैं 300 रुपये 1 घंटे के देता था। उसे बोले लेबर के बारे में, मैं पहले 300 रुपये 1 घंटे के देता था, अब 350 रुपये 1 घंटे के देने होंगे, ज़्यादा पैसे देने होंगे। ठीक है ना, जो मजदूर की तनख्वाह है आर्ली वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन उसने साथ में ये लिखा कि इसकी वजह से लेबर यूनियन ने ये कहा है कि भाई आप हमें तनख्वाह अच्छी दे रहे हैं, तो जो काम हम पहले 1 घंटे में करते थे, जो चीज़ हम पहले 1 घंटे में बनाते थे, अब वो 0.9 आवर्स में बनाएंगे। जो चीज़ पहले 1 घंटे में बनती थी अब 0.9 आवर्स में बनेगी। यानी कि पहले एक चीज़ बनाने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ते थे, 300। 1 घंटे के 300 देता था, और 1 घंटे के 300 रुपये के हिसाब से 300 रुपये। अब 350 1 घंटे के देता हूँ, लेकिन 0.9 आवर्स में अगर एक चीज़ बन जाती है ना तो एक चीज़ के मुझे देने पड़ते हैं 315 रुपये। अभी भी देने तो ज़्यादा पड़ रहे हैं, अलबत्ता ऐसा नहीं है कि 300 वाली चीज़ 350 पे चली गई हो। बात को समझिएगा, जो काम पहले 1 घंटे में होता था अब वही काम 0.9 आवर्स में हो रहा है, तो टाइम कम लग रहा है। और तनख्वाह पहले 300 रुपये 1 घंटे की देता था, अब 350 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमने वेजेस वाली बात को भी डिस्कस कर लिया। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 105 पर लेबर आवर। यानी कि पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का या दूसरे वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा था वो 100 रुपये 1 घंटे का था, अब वो 105 हो जाएगा। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, पहले 100 रुपये 1 घंटे का था, अब 105 हो जाएगा। पहले 1 यूनिट 1 घंटे में बनता था तो 100 रुपये मेरे लगते थे जेब से, अब 1 यूनिट 0.9 आवर्स में बन जाएगा। 1 घंटे के 105 है तो 0.9 आवर्स के कितने हुए, 94.5। आप इस चीज़ को नोट करें कि ऑल्दो वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर महंगे हुए हैं, मगर 1 यूनिट बनाने के लिए क्योंकि टाइम कम लग रहा है तो टोटल खर्चा भी कम हो रहा है। सही है जी। अच्छा 7 में आ जाते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स विल इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन। आपके कोई फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, जिस तरह से रेंट है फैक्ट्री का, वो इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। हावेवर ड्यू टू एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर, लेकिन क्योंकि अगले साल प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट विल रिड्यूस फ्रॉम 70 टू 65.8।
जो फिक्स्ड ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है पर यूनिट, फी यूनिट, वो पहले 70 थी, अब 65.8 हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल की बात ही नहीं करी है उसने, पर यूनिट अमाउंट बता दिया कि भाई एक यूनिट का अमाउंट कितना होगा बस। ठीक है जी। अब क्या है, इट हैज रिसेंटली बीन डिसाइडेड दैट क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10% to 6% ऑफ सेल्स। Inventories are valued under the FIFO या first in first out method based on periodic inventory. WIL does not maintain inventory of raw material. पॉइंट नंबर 9 में तो वो ये कहता है कि रॉ मटेरियल का कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, जितना इस्तेमाल करना है उतना ही हम खरीदते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। पॉइंट 8 में वो ये बोलता है कि कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो मेथड यूज करती है, यानी कि जो यूनिट्स पिछले साल बनाए होंगे पहले कंपनी उन यूनिट्स को बेचा करती है और फिर जो नए यूनिट्स बनाए उसमें से बेचती है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना फिनिश गुड्स की, वो पहले सेल्स का 10% हुआ करती थी और अब जो है ना वो सेल्स का 6% होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास 2 साल अंडर कंसिडरेशन है। एक 2014 का साल है जो कि पिछला साल है, और एक 2015 का साल है जो कि मौजूदा साल है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 8 की बात करें ना, तो इससे हमारे पास यूनिट्स की इंफॉर्मेशन आएगी। यूनिट्स की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? हमारे पास 2014 और 15 दोनों के सेल्स के यूनिट्स मौजूद हैं। सेल्स के यूनिट्स कैसे मौजूद हैं? वो सवाल में दिए हुए थे। कहाँ दिए हुए थे? अगर मैं सवाल के टॉप पर आता हूँ तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ था द सेल्स वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 90,000 यूनिट्स टू 100,000 यूनिट्स। सेल्स के जो यूनिट्स हैं जो कि पिछले साल 90,000 थे, वो इस साल जो है 1 लाख होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे सेल्स के यूनिट जो हैं वो पिछले साल के 90,000 भी बताए हुए हैं और इस साल के 1 लाख ये भी बताए हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज तो ठीक है, ये हमारे पास क्लियर कट लिखी हुई थी। पॉइंट नंबर 8 अब देखें, बोलता है इट हैज रिसेंटली बीन डिसाइडेड दैट क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी वुड बी रिड्यूस फ्रॉम 10% टू 6% ऑफ सेल्स। ये डिसीजन लिया गया है, कि जो क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स होंगे, पिछले साल तक वो सेल्स का 10% होते थे, अब से वो सेल्स का 10% नहीं, अब से वो सेल्स का 6% होंगे। यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, पिछले साल तक पॉलिसी ये थी कि जितने भी आपके सेल्स के यूनिट्स हैं, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा यूनिट्स में, वो उसका 10% होगा, यानी कि 9,000। अब पॉलिसी ये है कि जितने सेल्स के यूनिट्स होंगे, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा वो उसका 6% होगा, यानी कि 6,000। बात समझ में आ रही है? देखिए, उससे ये लिखा हुआ है कि सेल्स के यूनिट्स का 6%, पिछले साल पॉलिसी थी सेल्स के यूनिट्स का 10% क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा। इस साल की पॉलिसी ये है कि सेल्स के यूनिट्स का 6% क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा। तो 90,000 पिछले साल की सेल्स थी, उसका 10% लिया, उस साल का क्लोजिंग स्टॉक आया। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, 2014 का। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 2015 का। ये सेल्स के यूनिट्स हैं 2014 के, ये सेल्स के यूनिट्स हैं 2015 के। अच्छा, हमें 2015 की वर्किंग करनी है, तो हमें 2015 का ओपनिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, सेल्स चाहिए। तो हम 2014 की वर्किंग क्यों कर रहे हैं? जो 2014 का क्लोजिंग होगा वो 2015 का क्या होगा? जो 2014 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 2015 का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो 2015 का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 9,000 है। 2015 का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 9,000 यूनिट्स हैं। जो 2014 के क्लोजिंग होंगे वो 2015 के ओपनिंग होंगे। फिर आपको ये भी पता होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स प्लस जितने भी यूनिट्स प्रोडक्शन के हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के जितने भी यूनिट्स हैं इज इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड होता है। तो ओपनिंग स्टॉक इस साल का 9,000 है, प्रोडक्शन मैं मालूम कर लेता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 है, और यूनिट सोल्ड जो है वो 1 लाख हैं। इसको सॉल्व कर कर मैं ये मालूम कर सकता हूँ कि मैंने कितनी प्रोडक्शन करी।
इसको सॉल्व कर कर मैं ये मालूम कर सकता हूँ कि 2015 में मैंने कितनी प्रोडक्शन करी होगी। 9 में से 6000 माइनस होता है तो 3000, 3000 सीधे हाथ पे जाएंगे, 100,000 में से माइनस होंगे तो 97,000 यूनिट्स की होगी प्रोडक्शन। 97,000 यूनिट्स बनाए जाएंगे, 97,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे जाएंगे। ये एक और वर्किंग हमने कर ली। ठीक है जी। 97,000 यूनिट जो है ना उसकी हमारी प्रोडक्शन होगी, 97,000 यूनिट्स बनाए जाएंगे, 97,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे जाएंगे। क्या यहाँ तक कोई मसला है? ठीक है। मैंने अभी तक सवाल पढ़कर और उसके साथ साथ जो जो रेलेवेंट चीज़ें समझ में आती नहीं उसकी मैंने वर्किंग कर ली। अच्छा, अब हमें मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से जो इन्वेंट्री की वैल्यू बनती है ना वो कैलकुलेट करी हुई है। तो एक छोटी सी वर्किंग और हमें करनी है, वो जब हम छोटी सी वर्किंग एक और कर लेंगे उसके बाद हम मेन जो है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकेंगे। सर वो वर्किंग क्या होगी? वो वर्किंग हमारे पास होगी जो कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग होगी, कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट जो है ना वो कितने का पड़ता है। सवाल में मटेरियल की बात हुई है, ठीक है जी। सवाल में जो है लेबर की बात हुई है, ठीक है जी। सवाल में वेरिएबल ओवरहेड्स की बात हुई है, और सवाल में फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात हुई है। अच्छा, अब अगर 2014 और 2015 दोनों का मैं काम करूं, इसलिए क्योंकि 2014 का जो क्लोजिंग होगा वो 15 का ओपनिंग भी होगा, तो मुझे दो हेडिंग्स डालनी पड़ेंगी, एक 2014 और एक 2015। ये याद रखिएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम करते हैं तो उसमें जो यूनिट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम करते हैं तो हम जो प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट होती है सिर्फ और सिर्फ उसको ही हम शामिल कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बच्चे की क्वेरी आई है, पॉइंट 3 को रिपीट कर दें। वो मेरे ख्याल में अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था, रिकॉर्डिंग में एक बार आप देख लेना, बहुत क्लियर मैंने जो है ना वो पूरा यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो कोई मसले की बात नहीं, आप आगे बढ़ लो और फिर अगर रिकॉर्डिंग में भी मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, अब देखें 2014 में मटेरियल की क्या कॉस्ट होगी। देखिए जी, 2000 और सॉरी 14 बोल रहा हूँ, 24 है ना, 24, अरे भाई मैंने ये कहाँ से 14 पे ले आया मैं। चलें जी, इसको मैं 24-25 कर लूँ, 10 साल पीछे चला गया मैं। 2024, 2025 की बात हो रही है, 2024, 2025 की बात हो रही है। अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट का क्या करें? अब सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे वैल्यूज पुट इन करनी है। मटेरियल के बारे में हमने ये देखा कि 2024 वाले साल में 1 किलो 300 रुपये का आता था, और एक यूनिट में 1.5 किलो लगता था। 2025 में 1 किलो 315 का और एक यूनिट में 1.38 केजीज लगता है। सो ये हो जाएगा हमारा 300 रुपये के हिसाब से 1.5 किलो, ये पिछले साल की वर्किंग थी। और इस साल 315 रुपये के हिसाब से 1.38 किलोज, ये इस साल की वर्किंग है। ठीक है जी। तो 300 × 1.5 करते हैं, ये 450 बनेगा। और फिर 315 इंटू 1.38 करते हैं, ये 434.7 बनेगा। ये आ गई मटेरियल की कॉस्ट। ठीक है जी। जितना भी केजी इस्तेमाल होना, उसको जो रेट है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों की डिस्कशंस और दोनों की वर्किंग्स मैंने पहले ही आप लोगों के साथ कर ली थी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर अगली चीज़ पर आते हैं। अगली चीज़ हमारे पास है लेबर की कॉस्ट। अच्छा, लेबर की जो कॉस्ट है ना, लेबर की कॉस्ट है हमारे पास, पिछले साल लेबर जो है उसको मैं 1 घंटे के 300 रुपये देता था, और 1 घंटे में एक यूनिट बन जाता था, तो 300 × 1, एक यूनिट पर 300 रुपये लगते थे। अब मैं 1 घंटे के 350 रुपये देता हूँ, 0.9 आवर्स में एक चीज़ बनती है तो 315 रुपये लगते हैं। तो लेबर की कॉस्ट के लिए 300 × 1 यानी कि 300, और 350 × 0.9 यानी कि 315, ये एक और वर्किंग हो गई। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए पहले 100 रुपये देता था, 1 घंटे में एक चीज़ बनती थी तो 100 रुपये लगते थे, अब 105 रुपये देता हूँ, 0.9 आवर्स में एक चीज़ बनती है तो 94.5 लगते हैं। तो 100 × 1, 100 रुपये, और 105 × 0.9 यानी कि 94.5 रुपीज़। ठीक है जी। यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने जितनी भी अपनी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट थी ना, वो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट यहाँ पर लिख दी है।
इसमें कोई भी फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं है। सो 450, 300 और 100 ये हो जाता है 850, और 434.7 प्लस 315 प्लस 94.5 ये हो जाता है 844.2। ठीक है जी। ये हमारी जो है ना वो बन रही है कॉस्ट। अच्छा, यहाँ तक हमने इन्वेंट्री के यूनिट में जो कॉस्ट शामिल करी है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाली है। मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री के एक यूनिट की जो वैल्यू होती है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को शामिल किया जाता है। इसमें अगर मैं फिक्स कॉस्ट को भी शामिल कर दूंगा ना, फिक्स्ड ओवरहेड्स की जो पर यूनिट वैल्यू है, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से एक यूनिट की क्या वैल्यू बनेगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम इन्वेंट्री में जो फिक्स कॉस्ट होती है वो भी शामिल करते हैं। वो सवाल में हमें दी हुई है 70 और 65.8। 70, 65.8, तो ये 920 बन जाएगा। और ये 845, 850 और 910 बन जाएगा। ठीक है जी। यह हमारे पास जो है वो अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाती है। एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग भी निकाल ली हमने, और एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी हमने निकाल ली। हम सारी वर्किंग्स पहले ही कर चुके हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने यहाँ पर जो है वो यूनिट्स की वैल्यू निकाली। आपको भी जब सवाल अपने पेपर में सॉल्व करना होगा तो यूनिट्स की वैल्यू लाजमी निकालनी होगी, और साथ में सारी वर्किंग्स जैसे मैंने ब्रैकेट में शो करी है ऐसे शो ज़रूर करनी होगी। इसके आपके प्रॉपर मार्क्स होंगे। ठीक है ना। ऊपर जो मैंने यहाँ पर वर्किंग करी ये तो आपको समझाने के लिए करी, अलबत्ता यहाँ वाली वर्किंग जो यूनिट्स वाली है और जो ये वाली वर्किंग है इससे आपको मार्क्स मिलेंगे। आप अगर ब्रैकेट में सारी वर्किंग शो कर रहे हैं, फेयर इनफ। हाँ, कहीं पर कोई कैलकुलेशन है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर मटेरियल की एक रिवर्स वर्किंग करी थी, या मैंने यहाँ पर क्वांटिटी की रिवर्स वर्किंग करी थी, तो इसके भी आपके जो है वो मार्क्स होंगे। अलबत्ता ये चीज़ें सिंपल थी तो ये ब्रैकेट में ही शो कर देते हैं आप, तो काफ़ी होगा। सही है जी। अच्छा, अब हम जो है वो सेल्स रेवेन्यू, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग की हेडिंग डालते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की हेडिंग डालते हैं। हमने 1 लाख यूनिट बेचे हैं। एक यूनिट जो है वो हम एक कितने का बेच रहे हैं भाई, 1200 रुपये का बेच रहे हैं। तो यहाँ पर 1200000000, यहाँ पर 1200000000, तीन, तीन के बाद कॉमा, तीन और तीन के बाद कॉमा, तो 120 मिलियन की हमारी सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल आया कि सर वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तो हो सकती है, वो आपने क्यों नहीं ऐड करी। ये याद रखिएगा कि जब हम यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, तो उसमें हम लोग जितनी भी प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट होती है वो उस यूनिट या उस इन्वेंट्री में शामिल करते हैं। वेरिएबल सेलिंग, एडमिन या नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट हमारा एक्सपेंस ज़रूर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज़रूर आएगा, लेकिन इस जगह पर पर्टिकुलरली नहीं आ रहा होगा। इसके बाद हम यहाँ से माइनस कर देंगे सारी की सारी अपनी, अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं तो सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस होंगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग माइनस कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा। इसमें आपके पास होगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में प्रोडक्शन को आप ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस करेंगे। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स है 9000, जो कि पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग होगा। और जो ये 9000 यूनिट्स होंगे ये 2024 वाले होंगे, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकी 850 से वैल्यू होगी। तो 9000 यूनिट्स की वैल्यू होगी 850 के हिसाब से। ठीक है, 9000 यूनिट्स की वैल्यू होगी 850 के हिसाब से, और एब्जॉर्प्शन में 9000 यूनिट्स की वैल्यू होगी 844.2 के हिसाब से। तो 9000 इंटू 850 करते हैं, यह आ जाता है 7650, 7650,000। और 9000 इंटू 844.2 करते हैं तो आ जाता है, सॉरी 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 सॉरी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की 920 है ना वैल्यू, 920 है वैल्यू। तो 9000 यूनिट्स की वैल्यू 920 रुपए के हिसाब से ये आ जाता है 8280,000। 8280,000। जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो पिछले साल की वैल्यूज पर वो जो है रिकॉर्ड होगा, इसलिए क्योंकि वो पिछले साल मैन्युफैक्चर हुआ है, तो ये दो वैल्यूज मैंने पिक करी हैं जो कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वैल्यूज हैं। फिर इस साल मैंने प्रोडक्शन करी है कितने यूनिट्स की, 97,000 यूनिट्स की। वो क्योंकि इस साल की प्रोडक्शन है तो इस साल के रेट्स पर होगी। मार्जिनल का इस साल का रेट कितना है, 844.2। और एब्जॉर्प्शन का जो रेट है
97,000 यूनिट्स का वो है 910। तो 97,000 इंटू 844.2, 81,888,7,400। और 97,000 इंटू 910 यानी कि 88,270, 88,270 ट्रिपल ज़ीरो। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं? 6,000 यूनिट्स हैं। क्योंकि कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रही है तो वो इस साल की वैल्यूएशन पर होंगे, क्योंकि वो सबसे रिसेंट वाले यूनिट्स में से होंगे। तो 6,000 इंटू 844.2 यानी कि 5065,200, 5065,200। और 6,000 इंटू 910 यानी कि 5460,000, 5460,000। ये बात याद रहे कि ये यूनिट्स इस साल की वैल्यूएशन पर क्यों होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि ये इस साल आपने आप जो है वो यूज़ कर रहे हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो आपके पास लेटेस्ट यूनिट्स होते हैं वही क्लोजिंग इन्वेंट्री में बचे हुए होते हैं। तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए 765,000 प्लस 8188,7,400 माइनस 5065,200, यह आता है 84,472, 84,472 200। और एब्जॉर्प्शन में 828,000 प्लस 88,270 ट्रिपल ज़ीरो माइनस 5460 000। यह आता है 91,090, 91,090 ट्रिपल ज़ीरो। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास एक वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है। ये याद रहे कि इसको मैंने वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग के नीचे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में लिखना है, अलबत्ता ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग वाली मूवमेंट में इसको शामिल नहीं करना। ये अमाउंट कितना है भाई? इस साल की 110 रुपये की एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है और 1 लाख यूनिट्स बेचे हैं तो ये 11 मिलियन आ रही थी। तो 110 इंटू 1 लाख यानी कि ये आता है 11 मिलियन। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये जो वैल्यू आएगी इसको कंट्रीब्यूशन कहेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। तो 120, 123, 123, 120 मिलियन माइनस 84,472,200 माइनस 11,000,000, 24,527,800, 24,527,800। ये क्या है? 24,527,800 जो है वो आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कंट्रीब्यूशन है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो है आपके पास 120 मिलियन माइनस 9109,000,000 यानी कि 28,910, 28,910 ट्रिपल ज़ीरो। ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। इसके बाद आप अपने जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब आप माइनस करेंगे और या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। अब फिक्स कॉस्ट में आपके पास जो है वो एक फिक्स्ड ओवरहेड्स की वैल्यू थी और आपके पास जो है ना वो फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन वाले खर्चे भी थे। ये दो यहाँ से माइनस होंगे। अच्छा, अब इनकी क्या वैल्यू होगी? आपके पास फिक्स ओवरहेड्स इस साल के कितने थे? फिक्स ओवरहेड्स इस साल के जो थे ना वो 65.8 पर यूनिट थे। और आप कितनी यूनिट्स बना रहे हो? 97,000 यूनिट्स बना रहे हो। तो 97,000 इंटू 97,000 इंटू 65.8, 65.8, 97,000 इंटू 65.8 ये बन जाता है 638,600, 638,600। ठीक है जी। अच्छा, फिक्स सेलिंग एंड एडमिन कितना है भाई? 19 मिलियन टोटल था, 11 मिलियन वेरिएबल था, तो 8 मिलियन आपका फिक्स था। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो मार्जिनल का प्रॉफिट कितना आता है? 245,278,000 माइनस 638,260,000 माइनस 8 मिलियन। ये आ जाता है 101,452 00। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो ये फिक्स कॉस्ट है ओवरहेड्स वाली ये ऑलरेडी ऊपर शामिल हुई हुई है। हमें जो है वो सेलिंग और एडमिन के खर्चे लिखने होंगे, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो। तो
जो आपके वेरिएबल सेलिंग और एडमिन के खर्चे होते हैं ना, वो भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसी जगह आते हैं, यानी कि यहाँ पर 8 मिलियन भी आएगा, और जो मार्जिनल कॉस्टिंग में ऊपर 11 मिलियन आया था वो भी इसमें इसी जगह पर आएगा। सो आपके पास अगर इसको हम 28910 000 में से 19 मिलियन डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, तो ये बच जाता है 9910 ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, मैंने क्या किया, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों के हिसाब से समझाते समझाते पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाकर दिखा दिया। सवाल की पीडीएफ भी इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा, और जितनी भी वर्किंग्स हैं उसकी सारी डिस्कशन जो है वो रिकॉर्डिंग में हुई हुई हैं। रिकॉर्डिंग में एक एक बात मैंने डिस्कस की है। ये ऑटम 2024 का क्वेश्चन नंबर 7 है जो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का था। मैंने मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। जो काम बच गया है वो ये है कि आप रिकंसिलिएशन बनाएं। उसका फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आप प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक, एड फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक। ऐसा करने से आपके पास जो है वो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा। या अदरवाइज अगर आप प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो ऐड आप कर देंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर देंगे आप फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक, तो आपके पास प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगा। इन दोनों फॉर्मेट्स की और रिकंसिलिएशन की लॉजिक्स हमने डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करी है। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी कि ये वाली वैल्यू, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि ये वाली वैल्यू। ठीक है। फिक्स ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब हुआ कि आपके पास ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है मार्जिनल कॉस्टिंग की और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें कुछ फिक्स्ड हिस्सा भी शामिल होता है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। और फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक का क्या मतलब है कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें कुछ फिक्स्ड हिस्सा शामिल होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस रिकन्सिलिएशन को आप बना सकते हैं, आपके आंसर से कंपेयर कर सकते हैं आराम से। अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे मार्जिनल पर एंड होंगे, मार्जिनल से स्टार्ट करके एब्जॉर्प्शन पर एंड होंगे। मैं ये वाली पीडीएफ आपको भेज दूंगा, अच्छे से रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखें। रिकॉर्डिंग के साथ साथ ये पीडीएफ फाइल आप अपने सामने रखें तो आपको एक एक वर्किंग समझ में आएगी। हर वर्किंग की डिटेल मैंने इसमें इंक्लूड करी है और पूरा आपके सामने जो है स्टेटमेंट बनाया है। आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं ताकि आपके पास सवाल हो और फिर आप जो है वो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद डिस्कशन इंशाल्लाह आप लोगों को करनी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।